नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद हैं। दिल्ली में आज से आयुष्मान योजना लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना लागू करने से मना कर दिया था। आम आदमी पार्टी ने तर्क दिया था कि दिल्ली में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है, हमें केंद्र सरकार की किसी स्वास्थ्य योजना की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में इसको लेकर खूब राजनीति भी हुई थी। चुनाव के दौरान बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। बीजेपी ने कहा था कि दिल्ली की जनता को आयुष्मान योजना से वंचित रखा गया है। ये योजना केंद्र सरकार की है। इसमें 70 से अधिक उम्र वाले जो व्यक्ति हैं उसको 10 लाख तक का फ्री जीवन बीमा दिया जाता है, जो अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में उनके काम आता है। उसके अलावा इस योजना में बीपीएल कार्ड धारक और 60 से ज़्यादा उम्र वालों को भी फ़ायदा पहुंचता है। और ऐसे में इस योजना को लेकर दिल्ली में काफ़ी राजनीति देखने के लिए मिली थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली के दौरान कहा था कि जैसे ही दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी, हम दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करेंगे, जिससे दिल्ली की जनता को इसका फ़ायदा होगा। हालांकि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करने के लिए हरी झंडी दे दी गई और आज पूर्ण रूप से दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना लागू कर दी गई है। अब दिल्ली के अंदर बीपीएल कार्ड धारक, 60 से ज़्यादा उम्र वाले और 70 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम अपनी तरफ से इस योजना में और कई चीज़ों को बढ़ाएंगे, जो दिल्ली सरकार की तरफ से होगा। केंद्र सरकार की उस योजना में कई एडिशनल चीज़ें दिल्ली सरकार की तरफ से भी दी जाएंगी। इस योजना को लेकर के बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर ममता त्यागी ने कहा कि हम चाहते थे कि पहले ही ये योजना लागू हो जाती, जिससे दिल्ली की जनता को फ़ायदा मिलता, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती थी कि केंद्र सरकार की योजनाओं का फ़ायदा दिल्ली की जनता को मिल सके, और इसलिए इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं करने दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से खुशखबरी सामने आ रही है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि बीते कई दिनों से उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था और दिन के समय लू जैसी स्थिति कई उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिली थी। बल्कि आप ये देख सकते हैं कि दिन तो गर्म था ही, लेकिन पिछले 24 घंटे में उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में जो रात है वो भी गर्म रिकॉर्ड की गई थी। और ऐसे में अब जो भीषण गर्मी से परेशान लोग थे, जो लू के तेज थपेड़े झेल रहे थे, उनके मन में ये सवाल था कि आखिर कब हमें इस भीषण गर्मी से, इस तपती गर्मी से राहत मिलेगी। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो ताज़ा अपडेट आया है उसके अनुसार अगले 3 दिन तक उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में जो अधिकतम तापमान है उसमें 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। और ऐसा क्यों हो रहा है इसकी हम अब आपको जानकारी देते हैं और इस इमेज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो ताज़ा अपडेट आया उसके अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो एक्टिव हुआ है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में उसका असर कल रात से ही देखने को मिल रहा है, जहां पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है और वहां पर भी जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। और इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है अब मैदानी इलाकों पर भी आज से देखने को मिलेगा और उसमें दिल्ली, हरियाणा और पंजाब भी शामिल है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में अगले 3 दिन तक आसमान में बादल छाए रहने की गतिविधि हो सकती है और साथ ही कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। और यही कारण है कि यहाँ पर अब जो तापमान था अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस से पार जा रहा था वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर सकता है। और यही कारण है कि दिल्ली में अगले 3 दिन तक आप देखेंगे तो जो तेज़ धूप के थपेड़े लोगों पर पड़ रहे थे वो पड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। अभी भी आप मेरे पीछे ऊपर आसमान में देखिए, यहाँ पर जितनी तेज धूप दिल्ली में निकल रही थी कल से वो आज कम हो चुकी है और आसमान में जो है वो तेज तीखी धूप नहीं है, हल्के बादल छाए हुए, लेकिन अभी भी जो गर्मी है वो महसूस हो रही है। लेकिन कुल मिला के अच्छी खबर ये है कि लू जैसी स्थिति की संभावना मौसम विभाग ने मना कर दिया कि अगले 3 दिन तक ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनी रहेगी और 3 दिन तक उत्तर भारत के लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी। हाँ, जो सोमवार के बाद एक बार धीरे धीरे तापमान ऊपर जाएगा, लेकिन वीकेंड में लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।
लखनऊ की राजधानी पुलिस ने आज एक बड़ा गुडवर्क किया, जिसमें सिग्नल पे खड़ी गाड़ियों पे टक्कर मारने के बाद विवाद करके कहीं ना कहीं टप्पेबाजी कर रहे गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। इस पूरे गिरोह में 4 लोग हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं। हालांकि ये बड़ा गिरोह था और कहीं ना कहीं लगातार राजधानी लखनऊ के कई बड़े चौराहों पर टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दे रहा था। और जिस तरह से गौतमपल्ली थाना क्षेत्र में एक टप्पेबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस को इनपुट मिला और पुलिस इनपुट के आधार पर जांच की दिशा को आगे लेकर चल रही थी। तभी जो ये आरोपी हैं, इनकी गाड़ी का जो नंबर है वो ट्रेस किया गया। उसके बाद पुलिस ने इनको धर दबोचा है। तो ये बड़ी कामयाबी है और कहीं ना कहीं इस घटना से लखनऊ पुलिस ने अपील भी किया है कि लोग जागरूक रहें और कहीं ना कहीं सिग्नल के जो चौराहे हैं वहाँ पर इस तरह की अगर घटना होती है तो कहीं ना कहीं अपने आप को सतर्क रखें। हालांकि इस घटना के कहीं ना कहीं कारित करने के बाद लखनऊ पुलिस सक्रिय थी और यही वजह है कि लखनऊ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चारों जो बदमाश थे, जो टप्पेबाजी की घटना को कारित करते थे, इनको लखनऊ पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। और पूरे मामले को लेकर इनके स्थानीय कनेक्शन क्या हो सकते हैं, इस बात की भी जानकारी जुटाने में लखनऊ पुलिस लगी है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस तरह के टप्पेबाजों को सलाखों के पीछे भेजने के बाद क्या लखनऊ पुलिस अब ऐसे अपराधों पे लगाम लगाने में कामयाब हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन सुजीत के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7 लखनऊ। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राह पर चल पड़ी है। विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि संगठन में जिस तरह ढांचे में काम करती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, कैंपेनिंग करने का तरीका समाजवादी पार्टी ने वही अपना लिया है। जिस तरह से आरएसएस सुबह से लेकर शाम तक डोर टू डोर कैंपेनिंग करती है और 24 आवर्स वो अपनी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के लिए उस राजनीति ज़मीनी हकीकत को तैयार करती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फ़ायदा होता है, उसी राह पर समाजवादी पार्टी भी चल पड़ी है। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा एक ऐसा रुख तैयार रखा है, एक ऐसी विंग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे ब्लॉक स्तर से, विधानसभा स्तर से, ज़िला स्तर पर, प्रदेश लेवल पे कोई भी इलाका, कोई भी कस्बा, कोई भी गाँव, कोई भी घर बचेगा नहीं जहाँ पर समाजवादी समाज सेवा जो एक तरह से उनकी विंग होगी वो जाएगी, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेगी, बताएगी कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में क्या फ़र्क है। योगी आदित्यनाथ की 8 साल सरकार को पूरे हो चुके हैं, आपने क्या खोया और क्या पाया। जाहिर सी बात है जब दोनों में तुलना होगी और समाजवादी पार्टी ख़ास तौर पे आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा पे ख़िलाफ़ प्रचार करेगी और उस विचारधारा को तोड़ने के लिए बाकायदा उस रास्ते का इख्तियार किया जा रहा है। रास्ता तो आरएसएस का है मगर प्रचार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का है और अपने वोटरों को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से जोड़ने की बात है। बात ये हो रही है कि अखिलेश यादव ने अभी बड़े नेताओं से मीटिंग की, बड़े नेताओं ने सुझाव पेश किया कि हमें डोर टू डोर जाना है और ये तभी संभव है जिस तरह से आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मदद करती है, वैसे ही हमें कोई और विंग तैयार करना पड़ेगा जो डोर टू डोर जाए, अलग बातें करे, चौराहों पे बैठे, चाय की दुकानों में बैठे, घरों पे जाए और ये बताए कि आखिरकार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी में क्या फ़र्क है और आखिरकार अखिलेश यादव को क्यों वोट दिया जाए। यानी 2027 एक बहुत बड़ा फाइनल है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि लगातार कई वर्षों से विपक्ष में हैं। अब की बार उस रास्ते की राह पर चलने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, कैसे भी सत्ता पाना चाहते हैं। अगर अब की बार कहीं चूक हो गई तो 15 साल का फासला हो जाएगा और 15 साल का अंतर जो है वो बहुत बड़ा अंतर होता है। इस गैप को अखिलेश यादव आगे चलकर भर नहीं पाएंगे। लिहाजा आरएसएस की प्रचार के अभियान वाली स्टाइल में अब साइकिल भी दौड़ेगी और अखिलेश यादव भी उसी स्टाइल में, समाजवादी भी उसी स्टाइल में प्रचार करेंगे। कैमरा किशन के साथ रज़ाबाद, लखनऊ, JK न्यूज़। पंजाब की राजनीति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। एक निजी कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने यह बयान दिया
कि पूरे विश्व के अंदर सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी, लेकिन पंजाब की राजनीति आने वाले दिनों के अंदर किस करवट बैठेगी, क्या कुछ राजनीति में होगा, ये शायद आज ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। उनका सीधा सीधा इशारा ये था कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की तुलना में बीजेपी तेजी से मजबूत हो रही है और 2027 के जब पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे तो उनके नतीजे काफी ज्यादा चौंकाने वाले होंगे। सीधा इशारा उनका ये था कि पंजाब के अंदर आने वाले समय में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद सीधे तौर पर पंजाब में राजनीति अब खूब गर्मा गई है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। इस पूरे मामले पर आज पंजाब के वित्त मंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बीजेपी की जो सोच है, बीजेपी का जो सपना है पंजाब को लेकर, वो आने वाले सालों में पूरा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर बीजेपी का बिल्कुल जनाधार नहीं है और लगातार बीजेपी अपना जनाधार पंजाब के अंदर खो चुकी है, क्योंकि पंजाब के किसानों से लेकर आम लोगों के हित के फैसले लेने में केंद्र की बीजेपी सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब रही है और यही कारण है कि पंजाब के लोग कभी भी बीजेपी को अपनी पसंद नहीं बना सकते। हालांकि अमित शाह के जहां तक बयान की बात है, उन्होंने आज खालिस्तान को लेकर भी बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि पंजाब को तोड़ने वाले और माहौल खराब करने वाले किसी भी व्यक्ति को वहां पर इस तरीके से इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि पंजाब के माहौल पर बीजेपी और खास तौर पर केंद्र सरकार की कड़ी नजर है और किसी भी कीमत पर पंजाब का माहौल खराब होने नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर अब इस बयान के जो भी मायने हो, लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद पंजाब के अंदर राजनीति जो है और ज्यादा गर्म जरूर हो गई है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश में आज मौसम ने अचानक से करवट ली। इसके बाद से मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों के लिए हाई अलर्ट घोषित किया है और कहा है कि 3 दिन आने वाले मौसम ख़राब हो सकता है और कई जगहों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ओलावृष्टि जैसी भी संभावनाएं हैं। इसको देखते हुए तत्काल रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभागों को इस तरीके के सभी क्षेत्रों में जाने के लिए कहा गया है। एनडीआरएफ की टीम को मौके पर तैनात रहने के लिए कहा गया है। आने वाले 3 दिन जो हैं वो मौसम को लेकर के अलर्ट मोड पर हैं। मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि जो आने वाले 3 दिन हैं वो कहीं ना कहीं मौसम के बदलाव होने के कारण जो तटीय क्षेत्र हैं या जो पूर्वी पट्टी है वहाँ पर संभावना है कि ओलावृष्टि हो सकती है, तेज़ बिजली गिर सकती है। इन तमाम मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जो अफसर हैं वो सर्वे के काम पे लगें, जो अफसर हैं वो बाहर रहें, यह इस बात को निश्चित करें कि किसी भी जगह पर कोई भी जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो पूर्वी पट्टी है यानी कि गोंडा, बहराइच, बस्ती और उसके आगे की जो तटीय इलाके हैं उन सभी पर निगरानी बनाए रखने को कहा गया है। मछुआरों को नदी के आसपास से दूर रहने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ जो फील्ड अफसर हैं वो जो नदी के आसपास जो घर हैं, जो अस्थायी बसेरे हैं, उनको हटाने का कार्य कर रहे हैं। यदि बात सुबह की करें तो सुबह अचानक से मौसम बदल जाने के बाद से तेज़ बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली के कारण कई जगहों पर भारी नुकसान देखने को मिला। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी नगर निगम की पोल खुलती दिखी, जहां जगह जगह जलभराव की स्थिति रही और कई जगहों पर पेड़ भी टूटकर गिर पड़े। ऐसी स्थिति में आवागमन में भी कई समस्या का सामना करना पड़ा। प्रदेश के मुखिया ने तत्काल रूप से संबंधित कार्रवाई करते हुए दिशा निर्देश जारी किए कि किसी भी कीमत पर तेज़ आंधी बारिश से आए हुए नुकसान से तत्काल रूप से उन लोगों की सेवा की जाए जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है, खासकर जो नदी के आसपास या नदी के किनारे के स्तर पर रह रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुखिया ने उन अधिकारियों को भी निर्देशित किया और फील्ड पर रहने के लिए कहा कि मौसम विभाग के द्वारा दिए गए अलर्ट के अनुसार 3 दिन फील्ड पर रहें और फील्ड पर इस बात को स्पष्ट करें कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यदि तेज़ बिजली गिरने से किसी किसान को या किसी ऐसे परिवार पर कोई आपदा आती है तो उसकी भी तत्काल मदद की जाए और उससे संबंधित सूचना जो है वो सरकार को देने का काम किया जाए। हालांकि राजधानी लखनऊ की बात करें तो कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। नगर निगम भी पूरी तरीके से दुरुस्त था। जैसे ही तेज़ बारिश के बाद से
सड़कों की साफ़ सफाई और जलभराव की समस्या को दूर करने का काम किया गया। हालांकि आने वाले 3 दिन जो हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिन के लिए पूर्वी पट्टी और तराई इलाकों को अलर्ट मोड पर रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। 2029 में प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं इरशाद अहमद। आज बात करते हैं खासतौर से पीएम नरेंद्र मोदी के विषय में जो चर्चाएं हैं, जो 2029 में प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे, ये ऐसे सवाल है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर बड़ी बात कह दी है, वो भी खुले मंच से। बात ऐसी कि मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम में बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि 2029 में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। दरअसल ये बयान तब आया जब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा था कि प्रधानमंत्री अब 75 साल के होने जा रहे हैं और आरएसएस उनके सेवानिवृत्ति का विचार कर रहा है। संजय राउत ने दावा किया था कि अगला प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से होगा। इस पर फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी है और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। किसी भी जीवित नेता के रहते उत्तराधिकारी पर चर्चा करना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। ये मुगल संस्कृति हो सकती है, हमारी नहीं। खास जो है, इससे पहले भाजपा स्थापना दिवस पर नागपुर में फडणवीस ने कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक जिनका सपना था वो आज नरेंद्र मोदी जी की वजह से पूरा हुआ है। भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे, जिन्होंने पार्टी के नए कार्यालय का शिलान्यास किया। तो सवाल अब भी कायम है कि क्या 2029 में फिर मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई और चेहरा सामने आएगा। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24/7 न्यूज, मुंबई। सिटी रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ की हड़ताल पर चले जाने से पंचायत का काम काफी प्रभावित हो रहा है। वहीं आम लोगों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। सभी पंचायत सचिव का ये कहना है कि चुनाव के समय मोदी की गारंटी में 1 महीने के भीतर पंचायत सचिवों का शासकीकरण का घोषणा किया गया था और आज 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी शासकीकरण नहीं हो पाया है, जिसके चलते प्रदेश भर के पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ये 17 मार्च को विधानसभा घेराव करने के बाद 18 मार्च से हड़ताल पर चले गए और पंचायत का काम ठप सा पड़ गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ बातचीत और बैठक भी हुई, लेकिन ये बैठक विफल रहा और कोई हल नहीं निकल पाया। वहीं अगर हम चुनाव के समय की बात कहें तो 1 महीने तक आचार संहिता लगने के चलते पंचायत का काम ठप था, प्रभावित था और ठीक उसके बाद चुनाव के बाद सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से कई नए निर्वाचित सरपंचों को प्रभार भी नहीं मिल पाया है और पंचायत का जो काम है वो सही रूप से नहीं हो पा रहा है। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि सरकार और प्रशासन की ओर से सचिवों को क्या फैसला सुनाया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ के जो पंचायत सचिव हैं वे कब तक अपने कार्य पर लौटते हैं और आम लोगों को पंचायत के कामकाज के लिए छोटी छोटी जो अपनी समस्याएं हैं उनसे कब राहत मिल पाएगी। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से वीडियो जर्नलिस्ट परमेश्वर राजपूत। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर दोस्ती के नाम पे रिश्ते को जो है तार तार कर दिया। आपको बता दे
कि दोस्तों ने ही गला घोट करके जो है अपने ही दोस्त का हत्या कर दिया। बता दें कि ये पूरा मामला जो है बालोद जिले के अर्जुंदा गांव डोंगरापाल का है, जहां पर सबसे पहले यशवंत नाम के एक लड़का जिसकी मृत्यु हो गई और 3 आरोपी के साथ में सबसे पहले तीनों दोस्त शराब भट्टी गए, जहां से शराब खरीदकर खारून नदी के किनारे सबसे पहले खूब चारों मिलकर के जाम को छलकाए। उसके बाद इसी बीच किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। यशवंत और 3 बंदे ने जो है सबसे पहले गला घोट करके यशवंत की हत्या कर दी और आसपास के ही जो खारून नदी के किनारे लाश को दफन कर दिया। उसके बाद घर चले गए। उसके बाद दूसरे दिन जब नशा फटा तो तीनों दोस्त फिर मिलकर के खारून नदी पहुंचे और आनन फानन में लाश को निकाल करके किसी दूसरे जगह पर दफन कर दिया। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के जो है परिजन बहुत परेशान थे। उसके बाद जो है इस मामले को लेकर के FIR दर्ज कराई। उसके बाद जो है खोजबीन जो है शुरू हुई। उसके बाद इस पूरे घटना पर जो है संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इसके बाद यशवंत के तीनों दोस्तों से कड़ी से पूछताछ की, जिसके बाद तीनों ने जो है अपना जो है जुर्म जो है कबूल लिया। इस बीच जो है फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची, लाश को अपने कब्जे में ली और इसके बाद ही यशवंत के तीनों दोस्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अभी जांच कर रही है। कैमरामैन यशवंत साहू के साथ शंभू राही, जगह 24 न्यूज, रायपुर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर निकल कर के सामने आई है, जहां पर एक पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल देने से मना करने पर पेट्रोल पंप के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि बुलंदशहर मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदराबाद में जौली गांव के पास HP का पेट्रोल पंप था। वहां पर रात्रि में 11:30 बजे करीब 2 युवक मोटरसाइकिल पर पेट्रोल लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने जो कर्मचारी थे उनसे बोतल में पेट्रोल लेने के लिए कहा, लेकिन जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी थे उन्होंने जिला प्रशासन का हवाला देते हुए बोतल में पेट्रोल देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद जो दोनों दबंग थे वो वहां पर जो पेट्रोल के जो मैनेजर हैं उसके पास जाते हैं और बोतल में पेट्रोल लेने के लिए दबाव बनाते हैं। इसी बीच उन्होंने जो पेट्रोल पंप के मैनेजर थे राजू शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर बोतल में पेट्रोल देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद दोनों का पारा चढ़ गया और गाली गलौज और कहा सुनी हो गई। इसी बीच उन्होंने असला निकालकर जो पेट्रोल पंप के मैनेजर थे उनमें एक के बाद एक लगातार 4 गोलियां मारी, जिसके बाद वो लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। इसके बाद जो कर्मचारी थे वो घबरा गए और जैसे ही बदमाश वहां से गए तो उसके बाद उन्होंने जो गोली लगने से घायल हुए थे मैनेजर, उनको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद जो कर्मचारी थे पेट्रोल पंप के, उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद बुलंदशहर के SSP श्लोक कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरी घटना की बारीकी से जांच की और इलाके की नाकाबंदी कर दी। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ जो दोनों बदमाश है वो हाथ अभी नहीं लगे हैं, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कई टीमें लगाई हैं और पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई बिंदु ऐसा निकल कर नहीं आ रहा है। केवल जो बोतल में पेट्रोल देने का मामला है यही निकल कर के आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बुलंदशहर पुलिस कई बिंदुओं पर भी जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या बोतल में पेट्रोल न देने को लेकर कोई इतनी बड़ी वारदात कर सकता है। इसको लेकर जो पुलिस है वो कई बिंदुओं पर जांच कर रही है और जो संदिग्ध हैं उनके भी बयान ले रही है। बुलंदशहर से JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। रिवैप योजना से जिले में खंबे बदलने, बंच केबल डालने, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि, नए ट्रांसफार्मर लगाने समेत उपकेंद्र बनाए जाने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर शहर में करीब 6 माह से स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कार्य भी हो रहा है।
लेकिन बिजली उपभोक्ताओं के घर और सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगने की गति काफी सुस्त दिखाई दे रही है। हालांकि सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगने की निर्धारित समय अवधि बीत गई है। जिले के करीब 3000 सरकारी कार्यालयों में मार्च के अंत तक स्मार्ट मीटर लगाए जाने का काम पूरा किया जाना था, लेकिन अभी तक स्मार्ट मीटर सिर्फ 600 कार्यालयों में ही लग पाए हैं, जिसके बाद विभाग अब सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने की समय अवधि बढ़ाए जाने के प्रयास में जुटा हुआ है। उधर विभाग 6 माह में सिर्फ 22,000 उपभोक्ताओं के घर ही स्मार्ट मीटर लगा सका है। हालांकि जिले में कुल 3.50 लाख उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं के यहाँ भी स्मार्ट मीटर लगाए जाने का काम भी सुस्त दिखाई दे रहा है। अगर विभागीय आंकड़ों की बात करें तो विभागीय आंकड़ों के मुताबिक कंपनी के कर्मचारियों की ओर से जिले के 555 सरकारी कार्यालयों में ही स्मार्ट मीटर लगाए जा सके हैं। अधिकारियों का दावा है कि देरी की वजह से अब इस समय अवधि को अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। अब शेष बचे स्मार्ट मीटर का काम 1 माह में पूरा किया जाना कंपनी के कर्मचारियों के लिए चुनौती जैसा बना हुआ है। हालांकि जहां स्मार्ट मीटर लगे हैं वहां से बिल समय से ना पहुंचने और अन्य शिकायतें भी आ रही हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि विभाग कब तक इन स्मार्ट मीटरों को लोगों के घर तक पहुंचाता है और लोग बिजली से जुड़ी समस्याओं से निजात पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24x7 न्यूज, पीलीभीत।